नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम लोगों को बेनिफिट मिल सके। 2 दिन से ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में जो है नहीं आ पाया। वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था। कारण कुछ लोगों को पता है, जो लोग नहीं जानते मैं आपको तो बता दूँ। मुझे ये बताते हुए बड़े हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं पिता बन चुका हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सही है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। यहाँ पे मैं इमरजेंसी में आया हुआ था, इसलिए इन कारणों से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश करता रहूँगा जैसे जैसे अभी हॉस्पिटल से पूरी तरह से चीज़ें फ्री नहीं हुई है, तो जैसे ही मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा तो ये वीडियो लगातार अपने टाइम पे अपलोड होता रहेगा। तो आज के लिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गिर, साहिवाल, ओंगले किस पशु की प्रजातियां हैं? गिर, साहिवाल एंड ओंगले आर स्पीसीज ऑफ विच एनिमल? देखिए, ये आपको लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन आ गया। कभी कभी इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका आपके पास कोई आइडिया नहीं होता, और ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ करंट में ऐसा घटा है जिससे ये प्रजातियाँ चर्चा में आया, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो सही आंसर क्या है? गाँव के जो बच्चे हैं उनको पता है कि काऊ एक गाय की प्रजातियाँ हैं। और क्यों ये चर्चा में आया, आइए देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एक अभी निर्णय लिया है। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर हैं। किस तरह का मिनिस्टर हैं? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है। इन्होंने क्या किया, देसी जो मवेशी हैं, हमारे देसी नस्ल की जो मवेशी का मतलब होता है, आप लोग समझ में, कैटल मतलब जो दूध देने वाले या पाले जाने वाले जो इस तरह के जीव जंतु होते हैं उनको कैटल कहा जाता है, मवेशी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देसी मवेशी की नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी किया है। देखो, अब यहाँ पर प्रश्न कई तरह से बन सकता है। सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा इंडिगो, ठीक है, या इंडिगाओ। ठीक है, ये दिख रहा है इंडिगाओ, मतलब इंडी का मतलब इंडियन और गाँव का मतलब आपको पता ही है, गाय। इस सरकार में वैसे भी गाय कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित प्राणी है। ठीक है, इंसान से भी ज़्यादा। फिलहाल अपना अपना एजेंडा है, गाय भी सुरक्षित रहनी चाहिए, ये भी बात सही है। ठीक, तो इंडिगो ये भारत क्या करेगा, एक चिप बनाएगा जिसमें क्या होगा, जितने भी भारतीय नस्लें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से, गिर जो कि कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, कांकरेज, साहिवाल, ओंगले, ये जितने भी हमारी भारत की प्रमुख गाय की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, इस तरह का चिप जारी किया गया है। क्लियर हो रहा है, समझ में? इसे जारी किसने किया है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान। देखो क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। ये काम क्या करता है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से एनिमल में क्या सुधार हो सकता है, उनके जीन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, इस तरह का ये रिसर्च करता है। जीन क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, सेल होती है, यानी कि जो न्यूनतम इकाई होती है कोशिका होती है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। क्या होता है? जीन। तो जीन जब होता है, जीन वो बेसिक यूनिट है जिस पर क्या होते हैं, हर तरह के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ये जीन के माध्यम से कहा जाती है डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र से केंद्रक, केंद्रक से सेल, इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी के भी जीन में बदलाव कर दिया जाए तो उसके शरीर में बदलाव आ जाते हैं, उसके लक्षणों में बदलाव आ सकते हैं, उसके सोचने के तरीके में बदलाव आ सकते हैं। तो इस तरह के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे देसी नस्लों का रखा जाएगा इंडिगो चिप में। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इंडिगो जारी किया, किसने जारी किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जारी किया। और इसमें किस चीज़ की बातें होंगी? गाय की जो हमारी जो देसी नस्लें हैं उनका डेटा स्टोर होगा। कल क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देख लेते हैं भारत की कौन सी प्रमुख गाय की प्रजातियां हैं। देखिए, ये है गुजरात मैप में है। कांकरेज ये कहाँ है? राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये है थारपारकर, ये कहाँ पर है? राजस्थान पे है। साहिवाल जो आपका पूरे ग्रीन दिख रहा है पूरा, या हरा वाला, ये पूरा हमारा साहिवाल वाला है। ठीक है, तो यानी कि उत्तर भारत में साहिवाल। ठीक, और कंगायाम ये तमिलनाडु, ओंगले हैदराबाद और कर्नाटक के आसपास। दिख रहा है पूरा मैप बना हुआ है। गिर यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पूरा मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि सैटेलाइट फ़ोन की तकनीक से युक्त हो चुका है, कौन है?
विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। इसका मतलब क्या होगा, जो इस नेशनल पार्क के जो कर्मचारी हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन दे दिया गया है। सैटेलाइट फ़ोन विशेष प्रकार के फ़ोन होते हैं जो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उनकी ट्रैकिंग वगैरह आसानी से नहीं की जा सकती, उसके लिए बहुत हाई लेवल का जो है इंटेलिजेंस चाहिए होता है, तब जाके इसको ट्रैक किया जा सकता है। जैसे हमारे जो आर्मी स्टाफ्स होते हैं, डिफेंस स्टाफ्स जो होते हैं, वो इसी तरह का फ़ोन जो है यूज़ करते हैं, ताकि जो है आगे जो आसपास के हमारे दुश्मन देश हैं अगर वो स्पॉयनेज कर रहे हो यानी कि जासूसी कर रहे हो तो उसमें उस तरह का डेटा ट्रैक ना कर पाए। आतंकवादी भी इसी तरह के सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये आंसर इसका होगा काजीरंगा भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किया जाएगा उनके कर्मचारियों के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये क्या करना है, सीधे सीधे वही है कि जो जानवरों के प्रशिक्षण में, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे पोचिंग होते हैं। पोचिंग मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश में एग्जाम में पूछा जाता है ये पोचिंग क्या है। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हत्या, जानवरों को मारना, जो मारकर खाल उतार लेते हैं, सींग निकाल लेते हैं। जैसे गेंडा है, काजीरंगा के लिए, काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है? वन हॉर्न्ड राइनो मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। वहाँ पे उसको विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त है, तो इसके शिकार होते रहते हैं, तो उसी को पोचिंग कहा जाता है। तो इस तरह की इलीगल शिकारों को यानी कि पोचिंग को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी असम के बारे में जान लेते हैं। असम के गवर्नर, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, जब भी मैं ऐसा लिखना भूल जाऊँ समझ लेना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि असम के गवर्नर कौन है, आप कमेंट करिए, ठीक है। बताने को मैं बता सकता हूँ लेकिन यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इससे बहाने आपका भी होमवर्क हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। यहाँ की कैपिटल कौन है? दिसपुर। यहाँ का नेशनल पार्क 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। 3-4 तो अभी आए हैं, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोवा, दिहांग पटकाई, ओरांग और नमेरी और रायमोना अभी लेटेस्ट है। दिहांग पटकाई जो है लेटेस्ट है, और डिब्रू सखोवा, ये 3 को अभी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। पहले ये क्या हुआ करते थे? सेंचुरी हुआ करते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करते थे, अब इन्हें नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पे काजीरंगा जो हमारा नेशनल पार्क है वो एक विश्व विरासत स्थल भी है, ये भी पूछ लिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी पूछ लिया जाता है। फेमस टेम्पल यहाँ की कामाख्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो असम में है। कामाख्या मंदिर यहाँ क्या होता है आपको नहीं अगर ना पता तो जान लीजिए। यहाँ पर देवी की योनि की पूजा होती है, ठीक है। देवी की योनि की पूजा होती है और मेला लगता है, जब उनका ऐसा लगता है मासिक धर्म चलने वाला होता है तो उस समय मेला लगता है, ये मान्यता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी दिए जाते हैं। मैं इसको अगर आपको डिटेल में बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना समझिए कि कौमार्य का पूजा किया जा रहा है। कौमार्य मतलब समझो मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो वहाँ से जो है कुंवारापन उनका लगभग अभी आगे बहुत आपत्तिजनक बातें हो जाए, छोड़ ही जाने दीजिए। बस कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। यहाँ की फेमस डांस अगर बात करें, सत्रिय यहाँ की क्लासिकल डांस है। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में बहुत पूछा गया। और बिहू बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, ये यहाँ का लोक नृत्य है, एग्जाम में यही सब पूछ लिया जाता है। तो जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन मिक्स है, दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक साथ दे दिया है। हाल ही में रामसर स्थल में 4 नए भारतीय वेटलैंड को जोड़ा गया है। इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं, हिंदी में नम क्षेत्र बोलते हैं, को जोड़ा गया है। अब कुल वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई है? रिसेंटली न्यू वेटलैंड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ इंडिया हैज़ हाउ मेनी वेटलैंड्स? तो कितने हो गए हैं? पहले 42 थे, अब कितने हो गए? 4 नए आने के बाद 46 हो गए। समझ में आ गया। इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन है कि हाल ही में सुल्तानपुर को वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है या किस राज्य में है? तो ये बच्चा हरियाणा में है। अब यहाँ पे आपके पेट में हुआ होगा ज़बरदस्त वाला मरोड़े वाला दर्द कि भैया ये वेटलैंड होता क्या है। देखिए समझिए, कोई भी जो ठहरा हुआ जल स्रोत होता है, समझ में आया? ठहरा हुआ यानी कि स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का सोर्स क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है ठहरा वाला? एक होता है झील, ठीक और दूसरा होता है तालाब, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? झील क्या होता है? तालाब का बड़ा स्वरूप होता है। तो इनको जो है ऐसे झील और तालाब जो जैव विविधता, समझ में आ रहा है, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैव विविधता मतलब जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको संरक्षण के लिए वेटलैंड घोषित किया जाता है। उन्हें क्या घोषित किया जाता है? वेटलैंड घोषित किया जाता है। समझ में आया? तो बहुत सारे वेटलैंड, नाम से ही लग रहा है नम क्षेत्र, नमी वाला जो क्षेत्र होता है, झील तालाब, जहाँ पर भारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें वेटलैंड कहा जाता है। और ऐसे वेटलैंड को संरक्षण देना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना था, अंतर सरकारी पैनल बना था 1971 में, और वो
कहाँ इकट्ठा हुए थे? रामसर। कहाँ पे? रामसर ये ईरान की एक शहर है, एग्जाम में आगे मैंने डिटेल दिया हुआ है। ईरान का एक शहर है, 1971 में इकट्ठा हुआ और वहाँ पे सम्मेलन होने के बाद ये तय किया गया कि एक सूची बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? सूची, जिसे कहा जाएगा रामसर साइट्स। क्या कहा जाएगा? रामसर स्थल कहा जाएगा। उस सूची में किसी भी देश की वेटलैंड को अगर शामिल किया जाता है तो उसे हाईली प्रोटेक्टेड जोन कहा जाएगा। हाईली प्रोटेक्टेड जोन का मतलब होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता होगी, किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस को वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का मानव हस्तक्षेप को वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। तो भारत में अब तक 42 जो है रामसर साइट्स थे, अब 4 नए शामिल हो गए, तो अब कितने हो गए? 46 हो गए, जिनमें से एक क्या है? सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर कहाँ पर है? हरियाणा में। क्लियर है? बाकी और डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, रामसर सूची में शामिल हुए भारत के 4 नए स्थल। ठीक है, कौन कौन से स्थल हुए हैं ये देख लेते हैं। देखिए, थोल गुजरात से, बधावन गुजरात से, सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडावास हरियाणा। तो 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से शामिल हुए हैं। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो याद रखना। थोल, बधावन, सुल्तानपुर, भिंडावास। थोल, बधावन, सुल्तानपुर, भिंडावास, 2 हरियाणा, 2 गुजरात। रामसर कन्वेंशन क्या मैंने बताया था वेटलैंड्स पर? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर, छोड़ो जाने दो, कीरानी शहर रामसर में अपनाए गए एक अंतर सरकारी संधि है। जो मैंने बताया था कुल मिला के यही सब 1982 में लागू हो गया था। समझ? कुल मिला के इनका काम है जितने भी दुनिया के वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। समझ में आया? और इनकी सूची बनाएंगे कहाँ पर? रामसर साइट्स, उन्हें बोल दिया जाएगा रामसर साइट्स। समझ में आ रहा है? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ये क्वेश्चन है। भारत का पहला रामसर स्थल तो वह है चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का लेक। अब आप लोग कमेंट करके बताइएंगे कि चिल्का झील किस राज्य में है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है चिल्का झील किस राज्य में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आज का, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किस समुदाय से है? तो किस समुदाय से है? देखिए, जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, दिव्यांग का मतलब आपको पता, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। समझ में आया? तो उनके लिए ये कोई जो है ऑपरेशन लाया गया है। क्या है आगे देखेंगे। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो दिव्यांगजनों से है। ठीक है, अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेकर आई है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इसे हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और जिसके मंत्री हैं, जिसके केंद्रीय मंत्री कौन है? अभी पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने कवर किया था, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने दिव्यांगजनों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में एक अभियान लॉन्च किया है। मतलब समझ में आ रहा है? इनको अलग अलग जगह पर घुमाया जाएगा और इनको कहाँ लिया जाएगा? जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है पूरे दुनिया का, वो क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन, नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इस समय लद्दाख में है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। समझ में? यहाँ पर युद्ध भी हो चुका है। और देखते हैं, तो यहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। किसको? दिव्यांगजनों को। एक टूर है, ले जाया जाएगा। किसके द्वारा? सामाजिक अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट लोकेशन है। इसको हम इंडोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर आपको वो इसकी वास्तविक स्थिति समझाने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मैं इस मैप का खंडन करता हूँ। क्यों खंडन करता हूँ बच्चा? क्योंकि ये भारत सरकार का मैप नहीं है। नहीं तो पता लगा कल को ये मान ले कि भैया हम गलत मैप दिखा रहे थे। हम सही मैप दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में इस समय क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये इंडिया के कब्जे में है। ठीक है, इंडिया के कब्जे मतलब इंडिया का इस पर कंट्रोल है। जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, यहाँ चाइना का कंट्रोल इस समय है। ठीक है, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आपको बेहतर ढंग से बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या है, इसलिए इस मैप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं इस मैप का खंडन करता हूँ, जहाँ पर ये पूरा का पूरा भारत है, भारत का क्षेत्र है, जिसको चीन और पाकिस्तान के जो है इलीगली कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा है, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। हुआ क्या था? देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में एक युद्ध हुआ था। आपको पता ही होना चाहिए, कश्मीर को लेकर। ठीक है, 1948 के आसपास युद्ध हुआ था और अक्टूबर में जाके युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर घोषित कर दिया गया। सीज फायर मतलब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। तो उस समय क्या हुआ था? पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा था पूरे कश्मीर पर और कश्मीर भारत भी क्लेम कर रहा था। तो दोनों के बीच में यथास्थिति बना दी गई कि जब तक विवाद का निपटारा ना हो जाए तब तक क्या होगा,
ये बीच वाली लाइन क्या कहलाएगी, LOC कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान एडमिनिस्टर करेगा, इधर वाला हिंदुस्तान देखेगा। तो अभी तक वो निर्णय नहीं हो पाया कि कौन किसका है। तो भारत पूरे संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर की मांग करता है, जबकि पाकिस्तान क्या कहता है, ये वाला अपना है ही है उसका, और इसके लिए क्या करता है कि भारत पर दबाव डालता है कि कश्मीर को आज़ाद करे। तो ये विवाद है, आप लोगों को पता ही है। हुआ क्या था, ये वाला जो इलाका है, ये वाला पाकिस्तान ने चीन को हैंड ओवर कर दिया बाद में, ठीक है। और जो इस सियाचिन ग्लेशियर है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और ये ट्राई जंक्चर पर, इसके ट्राई जंक्चर मतलब पाकिस्तान, चीन और भारत के तिकोने पर स्थित है। और तिकोने पर स्थित होने के साथ साथ, ऊंचे स्थान होने के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में आपको बढ़त मिल सकती है। इसलिए ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत ने इस पर कब्जा करने के लिए, ताकि ये चीन या पाकिस्तान कब्जा ना कर ले, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था 1984 में। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए है, ठीक है। मेघदूत ग्लेशियर 1994, ठीक है, सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत। तो इस ऑपरेशन के बाद भारत का लगातार सियाचिन पर कब्जा बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर कब्जा होने के बाद क्या होता है, इन क्षेत्रों पर क्या हो गया, हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये सारा विवाद है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर ले जाया जाएगा दिव्यांगजनों को, ये भारत सरकार का एक अभियान है, ठीक। दूसरी बात है, यहाँ पे जीवन बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे रहने वाले जो आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे -25, -20, -35 इस तरह का टेम्परेचर होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे खाद्य सामग्री पहुँचाने का भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, इतनी बढ़िया लोकेशन पर है कि इसे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये था आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जी ने किस वर्ष के अंत तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्पीच, प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्लेस्ड इंडिया टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर। मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब कि ऊर्जा के लिए अब हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। समझ में, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं हम उससे ज़्यादा एनर्जी हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। कब तक पूरा करेंगे, 2047 तक। तो आपको पता होगा, भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने अभी 2021 में, 75वां हमारा जन्म दिवस था, जन्म दिवस नहीं, 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था। और इस पर उन्होंने घोषणा की अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार किया, ठीक है। उसमें बताया कि हम कैसे ऊर्जा स्वतंत्र हो पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी पर भारत सरकार ने एक और लक्ष्य रखा, क्या कि हम भारत को हाइड्रोजन हब बनाएंगे। मतलब हाइड्रोजन का इतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे कि पूरी दुनिया को दे सके। और हाइड्रोजन कौन सा वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, किसका, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन तीन प्रकार के होते हैं। एक ग्रीन होता है, एक ग्रे होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार का हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन जो होता है, जब धरती से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आकाश में जब पहुंचते हैं तो उसको ले जाकर वहाँ पर उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रे हाइड्रोजन बनाने का तरीका क्या है, जो हमें बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, बायो वेस्ट का मतलब होता है जैविक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जल आपको पता है H2O, इसको क्या किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस करा लिया जाए। इलेक्ट्रोलिसिस का हिंदी में मतलब होता है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन कराने से क्या होता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, आयन बन जाता है। तो 2H+ बन जाता है और O- अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। ये जो इस तरह से हाइड्रोजन बनाया जाता है, ये सबसे अच्छा हाइड्रोजन माना जाता है। तो इस तरह के हाइड्रोजन यानी क्लीन और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारत जो है तैयारी करेगा। अब प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा है। समझ में आया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसे हम नेक्स्ट डे देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो हमेशा बना रहें, खुश रहें, ऑल द बेस्ट।